हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग यूपीपीसीएस तथा आने वाले आरओ एग्ज़ाम के लिए रिवीजन सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में 7 चैप्टर हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम लोग सातों चैप्टर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और आपको आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ज़रूर मिलेंगे, जिसमें आज हम लोग पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है। तो इसमें हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के प्रदेशों की। और ये क्वेश्चन भी आया है यूपीपीसीएस के री एग्ज़ाम 2015 में। तो यदि हम बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता की, तो ये सबसे कम मतलब कि 500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होगी। और यदि हम बात करें उष्ण कटिबंधीय वन की, तो यहाँ की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज़्यादा कितनी होगी, 2200 ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब कि सबसे अधिक होगी कहाँ की, उष्ण कटिबंधीय वनों की। सबसे कम होती है कहाँ की, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कहता है कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। तो कथन बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन यदि हम बात करें कारण की, तो कारण कह रहा है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण ही पर्यावरण संतुलन बनता रहता है। तो इसका कारण गलत है, लेकिन इसका कथन सही है। तो यदि हम बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि अधिक जनसंख्या के द्वारा अधिक संसाधनों की मांग की जाती है। मतलब कि यदि जनसंख्या अधिक होगी तो संसाधनों की मांग भी अधिक होगी और इस वजह से प्राकृतिक दोहन भी अधिक होगा और प्राकृतिक असंतुलन भी उत्पन्न होगा। तो इसलिए पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट है पोषक स्तर बनते हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से पोषक स्तर बनते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। यदि हम बात करें खाद्य श्रृंखला की, तो इसमें सबसे पहले आते हैं स्वपोषी उत्पादक जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इनमें आता है मेनली कौन सा, पेड़ पौधे आते हैं। फिर आता है सेकंड नंबर पर प्राथमिक उपभोक्ता जो कि अपना भोजन प्राप्त करते हैं किससे, पेड़ पौधों से। एंड नेक्स्ट आता है सेकेंडरी उपभोक्ता जिन्हें जो कि अपना भोजन प्राप्त करते हैं प्राइमरी उपभोक्ता से। और सबसे लास्ट में आता है सर्वाहारी। नेक्स्ट है यूपीपीसीएस प्री 2023 में पूछा गया था कि लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है। तो ये हो जाएगा नदी। यदि हम बात करें लोटिक की, तो लोटिक में क्या होता है, जल बहता हुआ होता है, मतलब कि बहते जल की विशेषता है लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र। और यदि हम बात करें लैंटिक की, तो लैंटिक में आता है कौन सा, रुका हुआ जल। याद रखना लैंटिक क्या होता है, रुका हुआ जल। और ये दलदली क्षेत्रों में देखा होगा पानी रुका रहता है, तालाबों में पानी रुका रहता है, जो मार्शी एरिया होता है तो पानी वहाँ पे भी रुका रहता है। तो ये सब आएंगे लैंटिक के अंतर्गत, ये सभी आएंगे लैंटिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत। लेकिन यदि हम बात करें नदी की, तो ये आता है लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा 2 फरवरी को। तो विश्व वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है और ये 2 फरवरी 1971 को रामसर जो कि ईरान में है वहाँ पे हस्ताक्षरित आर्द्र भूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के रूप में मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया, और ये पहली बार कब मनाया गया था, ये मनाया गया था 1997 में। तो ये सभी याद रखेंगे। लेकिन प्रेजेंट में यदि हम बात करें आर्द्र भूमियों की, तो कितने वेटलैंड्स हो गए हैं, ये हो गए हैं 85 टोटल वेटलैंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसमें हो जाएगा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, ये स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र ये सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। और एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर कब माना जाता है, जब इसकी संरचना और कार्य लंबे समय तक क्या करते हैं, संतुलन में रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। और यदि बात करें जैवमंडल की, ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च, मतलब कि लोअर से अपर पोषण स्तर पर जाने से कम होता है। इसे किसके द्वारा समझा जाता है, ये ऊष्मा गतिकी मतलब कि थर्मोडायनामिक्स के सेकंड नियम के अनुसार। नेक्स्ट है संक्रामक मतलब कि इन्वेंसिव और जीव जाति, ये विशेषज्ञ समूह मतलब कि जो कि वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है। निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है। तो ये संबंधित है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका हो जाएगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और यदि बात करें IUCN की, तो IUCN की स्थापना होती है 1948 में और यह जीव जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों की रेड डाटा सूची जारी करता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य मतलब कि पैगल डांस करता है? तो हो जाएगी मधुमक्खी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? याद रखना इसमें पूछा है कौन सा स्रोत नहीं है, तो इसमें लकड़ी, गोबर तथा कोयला ये तीनों तो बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन परमाणु ऊर्जा ये बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जो ईंधन जंतु उत्पाद से या फिर पादप उत्पाद से प्राप्त होते हैं उन्हें ही हम बायोमास कहते हैं। और परमाणु ऊर्जा की बात करें तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है ये। बायोमास जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित होता है तब इसमें से बायोगैस निकलती है, और बायोगैस में मीथेन की मात्रा होती है 75%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, मतलब कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा मीथेन तो है, लेकिन आर्गन नहीं है। तो यदि हम बात करें ग्रीन हाउस गैसों की तो इनमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है ये, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन तथा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी निकेत के बारे में है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही बताना है। तो यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो कि संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। तो इसका पहला तो सही है। दूसरा कहता है कि प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, तो दूसरा भी सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि हम बात करें पारिस्थितिकी निकेत की तो किसी समुदाय विशेष के अंतर्गत किसी जीव के प्रकार, व्यवसाय तथा जीवन के रूप को निर्दिष्ट करता है, और यह एक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जीवित रहने के लिए आवश्यक भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारकों को निरंतर कायम रखता है, और यह उन स्थितियों की श्रेणी का भी प्रतिनिधित्व करता है जो कि संसाधनों के उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकता है। और प्रत्येक प्रजाति का एक अलग निकेत होता है। और पारिस्थितिकी निकेत की बात करें तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग ग्रीनल्स के द्वारा किया गया था, जे ग्रीनल्स के द्वारा, कब? 1917 में। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा 1917 में होता है चंपारण सत्याग्रह, तो याद रख सकते हैं इससे। नेक्स्ट है किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो वे उत्पाद जो कि पर्यावरण से मित्रवत होते हैं उन्हें ही इको मार्क दिया जाता है। तो इको मार्क प्रमाणन ये भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखेंगे, जो कि BIAS के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पारिस्थितिकी रूप से सुरक्षित होते हैं उन्हें ही दिया जाता है। और यह पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित मानक भी तैयार करता है तथा यह बाजार में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान करने में भी मदद करता है। इको मार्क प्रमाणन की शुरुआत कब होती है? ये होती है 1991 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो ये हो जाएगा यूकेलिप्टस। नेक्स्ट है कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन ये तीनों ही ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान देती हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। और इन ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा जब वायुमंडल में बढ़ जाती है तो इसके कारण वायुमंडल के औसत टेम्परेचर में भी वृद्धि हो जाती है, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है वह क्षेत्र जो कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा या फिर संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, ये कहलाता है इकोटोन। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पर अलग प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति एक साथ विद्यमान रहते हैं, और दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य स्थित सीमा या फिर संक्रमण क्षेत्र को ही इकोटोन कहते हैं, और इसमें जीवों तथा वनस्पतियों की प्रजातियों की भी विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? ये इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? तो यह मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूल मतलब कि इको फ्रेंडली हैं और पर्यावरण रूप से उपयुक्त भी हैं, तो ये हो जाएगा ग्रीन वॉशिंग शब्द। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। और ग्रीन वॉशिंग को ग्रीन शीन नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन वॉशिंग शब्द यह मिथ्या धारणा व्यक्त करने मतलब कि झूठी धारणा व्यक्त करने से संबंधित है, ये याद रखेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी कंपनी के जो उत्पाद हैं वो उद्देश्य और नीतियों को परिस्थिति के अनुकूल मतलब कि इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त बताने का निराधार मतलब कि गलत दावा करते हैं। नेक्स्ट है कथन दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के जो भी विविध अवयव हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। दूसरा कारण कहता है कि मानवीय क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो कारण बिल्कुल सही है लेकिन कथन इसका गलत है। तो पारिस्थितिकी तंत्र ये भौतिक तंत्र का एक विशिष्ट प्रकार है जो कि जैविक एवं अजैविक घटकों से अंतर संबंधित होता है, और पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं, और यह मानवीय क्रियाओं से वातावरण भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पर्यावरण के लिए सुरक्षा सामग्री से। नेक्स्ट है रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं कौन? पेड़।
नेक्स्ट है, दो जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये इकोटोन कहलाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में। तो खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या और सकल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता और प्राप्यता में इस तरह से ह्रास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है, जिसे ही हम पारिस्थितिकी पिरामिड भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड तथा ऊर्जा पिरामिड। यदि हम बात करें जलीय या फिर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास के पिरामिड के लिए उल्टा होता है, मतलब कि ये पिरामिड ऐसे बनता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्योंकि उत्पादक का जो सकल बायोमास है ये उपभोक्ता से कम होता है। और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो यहाँ पे बायोमास का पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है। और ऊर्जा के पिरामिड की बात करें तो यह सदैव सभी पारितंत्र में सीधा होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। और पारितंत्र से पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं। जैविक और अजैविक तत्वों का संचरण जीवमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल और स्थल मंडल में कई बंद तंत्रीय चक्रों के द्वारा होता है। और एक पारितंत्र में विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों के गुजरने को ही हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत आता है जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र तथा सल्फर चक्र। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्रों में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत टेम्परेचर कितना होगा? ये होगा -18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? तो इसे सीयर कहते हैं। तो अनुक्रमण की प्रक्रिया में कुछ प्रजातियां एक क्षेत्र में उपनिवेश करती हैं और उनकी आबादी अधिक हो जाती है, जबकि अन्य प्रजातियों की आबादी क्या होती है? घट जाती है। और समुदायों का पूर्ण क्रम जो कि क्रमशः एक निश्चित क्षेत्र में बदलता है, उस वही क्या कहलाता है? वही सीयर कहलाता है। जबकि लंबी अवधि में समय के साथ किसी पारिस्थितिकी समुदाय के प्रजाति संरचना का क्रमशः बदल जाना ही पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस नहीं है? तो ये हो जाएगी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस ग्रीन हाउस गैसों में आती हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड या डीजल या कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण, जैविकीय पर्यावरण तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में वर्गीकृत करते हैं, लेकिन इसमें परिचालन पर्यावरण नहीं आता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस प्री 2020 में। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बिनेट के द्वारा। तो पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है बिनेट के द्वारा। और वास्तव में पारिस्थितिकी संक्रमण मतलब कि इकोटोन या दो बायोम के बीच के संक्रमण क्षेत्र को ही कहते हैं इकोटोन, जहां पर दो समुदाय मिलते हैं और एकीकृत विकास करते हैं। नेक्स्ट है, 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा हुई थी। यह प्रतिवेदन क्या था? तो यह था अवर कॉमन फ्यूचर। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा के घटक कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा HNO3 तथा H2SO4। नेक्स्ट है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? तो सदैव सीधा होता है। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट है, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है। तो इसका पहला गलत है, क्योंकि ये 36% नहीं, ये है 25%। दूसरा कहता है कि केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कहता है कि विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है, तो इसका तीसरा भी सही है, इसका पहला गलत है केवल। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसमें उत्पादक जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, तो इसका तीसरा सही है। यदि हम बात करें इकोसिस्टम की, तो इसमें पोषण स्तर की गहनता आधार से मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर प्रत्येक अनुवर्ती क्रम पर घटती जाती है। ठीक है, इसलिए इसकी संरचना कैसी होती है? पिरामिड के समान होती है, लाइक दिस। और उत्पादकों की वृद्धि दर एवं जीवन प्रत्याशा प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होती है, यानी कि जो उत्पादक होते हैं इनकी वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उनसे ज़्यादा टाइम तक होती है। और इकोसिस्टम में उत्पादक जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक भी हैं।
पौधे के पोषण स्तर के प्राथमिक स्तर पर होते हैं, यानी कि पौधे क्या होते हैं, प्राथमिक स्तर पर होते हैं पौधे, और ये स्वपोषी भी होते हैं, और ये प्रथम पोषण स्तर कहलाते हैं कौन से, पौधे। और शाकाहारी की बात करें, शाकाहारी जीव इन्हीं पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें द्वितीयक पोषण स्तर भी कहा जाता है, या फिर इन्हें ही हम प्राथमिक उपभोक्ता भी कहेंगे। नेक्स्ट है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है, तो इसे हम एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। और मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के अजैविक घटक कौन कौन से, वायु, जल तथा मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक अभिलक्षणों में होने वाला या अवांछनीय परिवर्तन जिनसे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वही पर्यावरण, वही प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाने में ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, ये घटती जाती है। किसके अनुसार, लिंडमैन के नियम के अनुसार। और लिंडमैन का 10% नियम ऊर्जा के इसी घटते स्तर से संबंधित है। नेक्स्ट है जहाँ जीव रहता है उस जगह को क्या कहते हैं, तो उसे हम निकेत कहते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये भारत सरकार को सशक्त करता है कि वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे, तो इसके दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली सूक्ष्म कणिकाओं मतलब कि माइक्रोबीड्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है, क्योंकि ये समुद्री परितंत्र के लिए हानिकारक मानी जाती हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और इनका आकार होता है 1 mm से भी कम। इनका उपयोग टूथपेस्ट, साबुन, फेस वॉश, बॉडी क्रीम जैसे उत्पादों में भी किया जाता है। माइक्रोबीड्स के प्रयोग माइक्रोप्लास्टिक में सरलतापूर्वक फैलने की क्षमता भी होती है, और माइक्रोबीड्स या फिर माइक्रोप्लास्टिक के उपयोग से ये सीवर के रास्ते सागरों, महासागरों में पहुंचकर समुद्री परितंत्र के समकक्ष पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न करती हैं। याद रखेंगे माइक्रोबीड्स को ही हम माइक्रोप्लास्टिक भी कहते हैं। और ये जैव निम्नीकरण होते हैं माइक्रोबीड्स, इनके द्वारा जलीय प्रदूषण में वृद्धि होती है। इनका आकार इतना होता है कि जल उपचार निस्पंदन प्रणाली को भी पार हो जाते हैं। और वर्ष 2018 में यूके मतलब कि यूनाइटेड किंगडम ने माइक्रोबीड्स के प्रयोग पर रोक भी लगा दी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है, तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों तथा कोरल रीफ इन दोनों में ही अधिक होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है, तो ये होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ये भूमध्य रेखा के दक्षिण और उत्तर में कितना 10 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं। मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में 0 डिग्री से ऊपर मतलब कि 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो ये याद रखेंगे। और ये एशिया में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको तथा प्रशांत द्वीप में पाए जाते हैं। और धरती पर रहने वाले सभी पशुओं और प्रजातियों की अधिक संख्या इन्हीं वर्षा वनों पर निर्भर करती है। इन वनों में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। नेक्स्ट है अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट है 10% नियम किससे संबंधित है, तो ये अभी हम लोगों ने देखा। इसमें क्या होता है कि ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना, और ये किसका है, ये है लिंडमैन का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो सबसे पहले बात करेंगे क्या प्राथमिक उत्पादक की, जिसमें आते हैं क्या घास, तो घास को कौन खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता, जिनमें आते हैं बकरी, बकरी घास को खाती है, और बकरी को कौन खाता है, आदमी। इसमें दिए हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जैव ऑक्सीजन मांग मतलब कि बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है, यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है, तो इसमें हो जाएगा सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र मतलब कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पतिक जाति के व्यापार संबंधी विश्लेषण मतलब कि ट्रैफिक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ट्रैफिक क्या है, तो ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो, तो इसका हो जाएगा ओनली 2, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमा या फिर सीमाएं हैं। पहला कहता है कि शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादों को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने के निर्माण
पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता मतलब कि प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा ये कह रहा है कि आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे कि पारिस्थितिकी और सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसका दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसमें हो जाएगा धान का खेत, जो कि मैन मेड है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव क्या होता है? तो ये प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता होता है। क्यों? क्योंकि मानव क्या होता है? सर्वाहारी होता है। नेक्स्ट है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आता है? तो इसमें आते हैं हरे पादप। ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो इसमें विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान, तो ये तीनों तो है, लेकिन इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। और विज्ञान और पर्यावरण केंद्र कहाँ पे है? दिल्ली में है, तथा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में है, और भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट है, ग्रीन हाईवे का लक्ष्य क्या है? तो ये है वृक्षारोपण करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे अमेजन के वर्षावन। कहाँ मिलते हैं? ब्राज़ील में। और यह विश्व की लगभग 20% ऑक्सीजन पैदा करते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा भाग अपने में समाहित कर लेते हैं, इसलिए इनको हम कार्बन सिंक भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी घटक नहीं है? तो इसमें वनस्पति, जीवाणु तथा जानवर तो है, लेकिन इसमें वायु नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रकार के जीवित पौधे तथा जीव सम्मिलित होते हैं। इसके अंतर्गत किसी स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र के जीवी मतलब कि बायोटिक तथा अबायोटिक घटकों के पारिस्थितिकी संबंधों और इन घटकों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के चक्रीय प्रवाह तथा खाद्य जाल, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार के हरित भारत मिशन मतलब कि ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत आता है कि वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति करना और संवर्धन करना तथा एडॉप्टेशन करना और न्यूनीकरण मतलब कि मिटिगेशन के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन को प्रत्युत्तर देना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, समाचारों में देखा जाने वाला एजेंडा 21 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि यह 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति होती है। तो इसका दूसरा गलत है, इसका पहला सही, क्योंकि इसकी उत्पत्ति 1992 के ब्राज़ील के रियो डे जनेरियो सम्मेलन में मतलब कि रियो समिट में। नेक्स्ट है, कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो यह पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में शामिल नहीं है? तो यह जैविक और अजैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है, तो ये तो शामिल है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता भी होती है, और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी है, लेकिन यह एक बंद तंत्र नहीं होता, ये एक खुला तंत्र होता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल के द्वारा प्राणी विज्ञान जो थे, इन्होंने 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, तो ये भी याद रखेंगे। और पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता तो शामिल है, इसमें मध्य व्यवधान भी है, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु भी है, लेकिन इसमें पोषण स्तरों की कम संख्या ये उत्तरदायी नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही बताना है। तो पहला कहता है कि जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, तो इसका पहला ही सही है। तो लिंडमैन ने 1942 में 10% का नियम दिया था। इनके अनुसार क्या था कि शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग संचित होता है, ठीक है। और खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता मात्र कितना 10% ऊर्जा को ही अपने शरीर में रूपांतरित करता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है? एक दिशीय होता है। मतलब कि जो खाद्य श्रृंखला होती है, जो पिरामिड होता है, इसमें यदि हम फर्स्ट प्राथमिक उत्पादकता की बात करें, प्राथमिक, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो प्राइमरी से सेकेंडरी में जाने में कितना मात्र 10% ऊर्जा का ही रूपांतरण होता है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो इसमें हो जाएगा सौर सेल। तो नाभिकीय ऊर्जा में विकिरण आदि के खतरे हैं, लेकिन सौर ऊर्जा का प्रयोग पूर्णतः स्वच्छ और पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र मतलब कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो यह जीवों मतलब कि ऑर्गेनिज्म का समुदाय होता है इकोसिस्टम, और साथ ही यह पर्यावरण होता है जिसमें वे रहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी।
यदि हम इकोसिस्टम की बात करें तो इसका सबसे पहले प्रयोग एजी टास्ले के द्वारा 1935 में किया जाता है। इनके अनुसार किसी भी स्थान के जीवी समुदाय के जीवों तथा इनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवी वातावरण में पारस्परिक संबंध होता है और ये दोनों एक दूसरे पर प्रभाव भी डालते हैं और समुदायों के जीवों की रचना, उनके कार्य तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को ही हम पारितंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 33%। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण तथा कुल वृक्ष आवरण कितना है? ये है 80.73 मिलियन हेक्टेयर, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 24.62%। ये डेटा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। 2019 में कितना था? 24.56%। तो वन क्षेत्र में कुल बढ़ोतरी कितनी की हुई है? 2261 वर्ग किलोमीटर की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये हो जाएगा व्यापक निच मतलब की कर्मता। तो यदि हम बात करें व्यापक निच मतलब की ब्रॉड निश्चय की, तो किसी प्रजाति के विलोपन के लिए यह उत्तरदायी नहीं है। इकोलॉजिकल निश्चय किसी खास प्रजाति को उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका और स्थिति को प्रदर्शित करता है। इस संकल्पना को कब 1917 में जोसेफ ग्रीनल्स के द्वारा दिया गया था, ये याद कर रखिएगा। नेक्स्ट है, एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? तो इसमें है 4 समझौते और इसका संबंध किसके है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। एजेंडा 21 का संबंध पृथ्वी सम्मेलन 1992 से है। इसे पर्यावरण संरक्षण के लिए ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास क्या होता है? ये अभी हम लोगों ने देखा। लैंटिक आवास मतलब कि रुका हुआ जल। तो रुका हुआ जल कौन सा होगा? नदियों का जल तो फ्लो करता रहता है, तो हो जाएगा लोटिक। तो नदियाँ दोनों में है, तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं। रुका हुआ जल किसका होता है? तालाब और दलदली क्षेत्रों का। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस 2023 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने निर्णय लेने के दृष्टिकोण में पर्यावरणीय कारक पर बल दिया है? तो ये दिया गया है हेरोल्ड तथा मार्गरेट स्प्राउटर के द्वारा। नेक्स्ट है, इको सेंसिटिव जोन पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कहता है कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण 1972 के अधीन घोषित किया गया था, तो इसका पहला गलत है। दूसरा कहता है कि इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्र में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाएगा, तो इसका दूसरा भी सही है। इसके कोई भी सही नहीं है। यदि हम बात करें इको सेंसिटिव जोन के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए औद्योगिक प्रदूषण व अनियमित विकास से संरक्षण किए जाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत है, ना कि 1972 के अंतर्गत। इसमें कृषि के अतिरिक्त सभी मानवीय क्रियाओं का निषेध नहीं है, लेकिन कुछ पर प्रतिबंध जरूर लगाया गया है। नेक्स्ट है, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि अनेक प्रकार के पक्षी, चरने वाले पशु भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पक्षी हैं? तो इसमें हो जाएगा साधारण मैना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो इसमें सबसे पहले आता है कौन सा? स्वपोषी आहार श्रृंखला में आता है स्वपोषी कौन सा है? ये है डाइटम क्रस्टेशियाई, ये आता है शाकाहारी में और आता है हेरिंग। तो इसका हो जाएगा डाइटम क्रस्टेशियाई हेरिंग, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। हेरिंग की बात करें तो यह मांसाहारी है और खाद्य श्रृंखला में सर्वाहारी है, उच्च पोषण स्तर को प्राप्त है। नेक्स्ट है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होते हैं, यह किसके सहजीवी सहचर्य होते हैं? तो ये कवक तथा शैवाल के। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो इसमें हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक घटक कौन से? हरे पौधे। हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत होते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। उसका कारण भी सही है। यदि हम बात करें कथन की और यदि हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये हो जाएगा खेत। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? तो इसमें आता है कवक तथा जीवाणु, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। तो पहला बिल्कुल सही है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, तो इसका दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है।
तो इसका तीसरा भी गलत है और इसमें सही पूछा है तो इसका हो जाएगा ओनली 1। तो पारितंत्र में जो खाद्य श्रृंखला होती है ये उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है तथा खाद्य श्रृंखला विभिन्न जातियों को भी समाविष्ट करती है। नेक्स्ट है घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण मतलब कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, तो ये जल की सीमाओं एवं आग के कारण। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ पाई जाती है, मैंग्रोव क्षेत्र में, फिर घास स्थल एंड देन झील एंड सबसे कम महासागर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है, तो यह पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण के लिए उपयोगी है तथा पौधों और अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने के लिए भी उपयोगी है तथा तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने के लिए भी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस 2012 में। साथ ही आर्द्र भूमियों को पृथ्वी का गुर्दा भी कहा जाता है और भारत में अब हो गई हैं 85 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्या कहलाती है, तो वो पारिस्थितिकी पदचाप कहलाती है। और इसके मापन की इकाई क्या है, ये हो जाएगी भूमंडलीय हेक्टेयर। नेक्स्ट है भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है, तो ये हो जाएगा वनोन्मूलन। नेक्स्ट है किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन करता है क्या कहलाता है, तो ये वहन क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है, तो इसमें हो जाएगी पोषक चक्रण और फसल परागण। तो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अनुसार पोषक चक्रण और फसल परागण समर्थन सेवा है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट ने मानव कल्याण के लिए इकोसिस्टम परिवर्तन के परिणाम और उनके प्रणालियों के संरक्षण और स्थायी उपयोग के वैज्ञानिक आधार का आकलन करना था। नेक्स्ट है पारितंत्र उत्पादकता के संबंध में समुद्री उत्प्रवाह मतलब कि अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। किस माध्यम से, ये पोषक स्तर जो होते हैं, पोषक जो होते हैं उनको सतह पर लाकर समुद्र की उत्पादकता बढ़ाते हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चैप्टर है बायोम तथा जैवमंडल, जिसमें पहला है कि रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं, तो उन्हें मरुभूमि जानवर कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है किस प्रकार, तो यह इन सीटू संरक्षण के द्वारा। तो यदि हम बात करें तो यदि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें मतलब कि नेशनल पार्क की, तो इसमें आनुवांशिक विविधता का रखरखाव इन सीटू मतलब कि स्थानीय संरक्षण के द्वारा किया जाता है। तो जीव जंतु और उनके वनस्पतियों को यदि हम उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण देंगे तो वह कहलाएगा इन सीटू संरक्षण। याद रखेंगे ये कि यदि हम जीव जंतु और वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण दे रहे हैं तो वो कहला रहा है इन सीटू, और यदि हम बाहर कहीं ले जाकर उनको संरक्षण दे रहे हैं तो वो कहलाता है एक्स सीटू। और इसके अंतर्गत सभी घटक प्रजातियों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार करती हैं। और इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, इसमें शामिल है नेशनल पार्क, अभयारण्य, आरक्षित जैवमंडल, ये सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानदंड है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2 से 3 बार पूछा ही गया है। तो यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो यह है चंदौली में। इसकी स्थापना कब होती है, ये होती है 1957 में। नेक्स्ट है 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मतलब कि मनोरिया एमिस, ये मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए, तो ये छोड़े गए हैं इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है, वो है नागालैंड में। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए, बताना है उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं या फिर सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं। तो इसमें जो सिंह पुच्छी मकाक है ये तो दिन के समय सक्रिय होते हैं, तो इसका पहला तो नहीं होगा। पूछा है रात्रिचर की बात करें तो मालाबार सिवेट तथा सांबर हिरन ये दोनों ही रात्रिचर हैं, तो इसका हो जाएगा 2 हैं, मतलब कि ऑप्शन बी केवल 2। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मानस जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है, असम में है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी जो कि अब तो उत्तराखंड में हो गया है, और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, एमपी में है। नेक्स्ट है नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे है, यूपी में। यूपी में भी कहाँ, उन्नाव में है। रुद्रसागर लेक कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। ये सभी रामसर साइट्स हैं, तो याद रखेंगे ये। सोकर सोमोरिरी ये दोनों लद्दाख में है।
सस्टमकोट्टा झील कहाँ पे है? केरल में है। तथा बिंडवास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? हरियाणा में है। हरियाणा में ही हमें देखने को मिलेगा कलेश्वर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। बालपक्रम नेशनल पार्क कहाँ पे है? मेघालय में। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। नामेरी कहाँ पे है? असम में है। तथा महावीर हरिना वनस्थली कहाँ पे है? ये है तेलंगाना में। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, तो पहला तो गलत है। दूसरा कहता है कि जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है, तो इसका दूसरा तो सही है। तीसरे की बात करें तो किसी संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है, तो बिल्कुल गलत है, तो इसका केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट है हाल ही में चीन के संकेतन वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया गया है। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है, याद रखेंगे, सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यदि बात करें राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क की, तो कहाँ पे है? तिरुचिरापल्ली में। शिवालिक पार्क सिरमौर हिमाचल प्रदेश में है। यदि बात करें स्ट्रोमेटोलाइट पार्क, ये चित्तौड़गढ़ में। और लोनार लेक कहाँ पे है? बुल्ढाना में है। लोनार लेक बुल्ढाना मतलब कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो यूपी, एमपी तथा राजस्थान का तो है, लेकिन ये हरियाणा का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है करंट बेस्ड क्वेश्चन था कि भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही बताना है। तो भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि भारत में लगभग 30% बाघ अभयारण्य के बाहर रहते हैं, तो इसके दोनों ही कथन सही है। और बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है, ये महत्वपूर्ण है। ये है 3682। बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या वाले राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा मिलेगा एमपी में, सेकंड पर आता है कर्नाटक, थर्ड पर आता है उत्तराखंड, और सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या वाले टाइगर रिजर्व कहाँ पे हैं? जिम कार्बेट में है। और फिर सेकंड पे आता है बांदीपुर जो कि कर्नाटक पे है, नागरहोल अगेन कर्नाटक में है। और बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व की कुल बाघ आबादी का 75% भारत में है। 2019 में कितने थे? 70%, 5% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है अगेन नेशनल पार्क हैं और उनसे जुड़े राज्य हैं। तो यदि बात करें इंद्रावती की, तो ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। मोल्लेम कहाँ पे है? गोवा में है। कलेश्वर हरियाणा में है। तथा बेतवा झारखंड में है। झारखंड में हमें पलामू भी देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है सलीम अली चिड़िया पक्षी अभयारण्य कहाँ पे? पक्षी से बात करें तो यह है गोवा में, और ये मांडवी नदी पर है। नेक्स्ट यदि बात करें सलीम अली नेशनल पार्क की, तो ये जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में। नेक्स्ट भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे ज़्यादा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार में प्रेजेंट में, तो ये याद रखेंगे। और पूरे देश में कितने हैं? 573 वन्यजीव अभयारण्य हैं। और महाराष्ट्र में कितने हैं? 49, जो कि सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ही हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही बताना है। यह 2 जिलों में विस्तृत है, पहला तो बिल्कुल सही है। उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, तो इसका दूसरा गलत है। तीसरा कहता है कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है, तो इसका सही है पहला एंड तीसरा। नेक्स्ट है भारतीय हाथियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हाथियों के समूह का नेतृत्व तो मादा हाथी करती है, बिल्कुल सही है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक के बच्चे पैदा करने की क्षमता होती थी। 40 नहीं, ये होगा 50 वर्ष की आयु तक प्रजनन क्षमता होती है। और भारत के राज्यों में हाथी की सबसे ज़्यादा संख्या केरल में नहीं, ये है कर्नाटक में, तो इसका सही है ओनली 1 एंड 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? इसमें हो जाएगा कावेरी बेसिन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आएगा जो कि कर्नाटक में है। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र है जो कि तमिलनाडु में है। तथा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो कि केरल में है। पापीकोंडा की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में, और ये नहीं आएगा, इसका हो जाएगा 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट है भारतीय अनुपमृग मतलब कि बारहसिंगा की वह उपजाति है जो कि पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बख्शी के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहाँ कस्तूरी मृग मतलब कि कश्मीरी स्टैग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? इसमें हो जाएगा अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य तथा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 1 एंड 2।
और यदि बात करें अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य तथा गंगोत्री वन्यजीव अभयारण्य की, यह है कहाँ पे, तो यह है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब होती है, ये होती है 1936 में, मैल्कम हेली के द्वारा की जाती है, और ये ब्रिटिश काल के संयुक्त प्रांत के गवर्नर रहे हैं। और आज़ादी के बाद को, और इसे ही रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है, तो हो जाएगा डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो मूकांबिका कहाँ पे है, कर्नाटक में है। डालमा झारखंड में है। नैयर की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ नहीं, ये होगा केरल में, तो इसका ऑप्शन सी जो कि सही सुमेलित नहीं है। यदि कोटा गांव की बात करें तो कोटा गांव वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। नेक्स्ट है, प्रमुख वन्य अभयारण्य और उनसे जुड़े राज्य। कैला देवी कहाँ पे है, राजस्थान में। पेंच एमपी में है। पेंच की बात करें तो ये एमपी में है और इसका एक्सटेंशन आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। उदयपुर की बात करें तो ये बिहार में है तथा कोटी गांव गोवा में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही बताना है। तो एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। दो कुबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, तो ये तो सही नहीं है। और वन हॉर्न राइनो ये भी प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, तो ये भी सही नहीं है। इसका केवल पहला सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अगस्तमलाई जैव मंडल आरक्षित में आते हैं। तो इसमें आएगा नैयर्रा, पेपारा, शोरदिन्य वन्यजीव अभयारण्य, वन्य प्राणी अभयारण्य, कलक्कड़ मुंदुथरई बाघ रिजर्व। कलक्कड़ मुंदुथरई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में आता है, तो हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध ये उत्तरी गोलार्ध में कहाँ तक, कर्क रेखा मतलब कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है, तो हो जाएगी फसली भूमि। नेक्स्ट है, डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो जम्मू कश्मीर में है और ये प्रसिद्ध है कश्मीरी स्टैग मतलब कि हंगुल के लिए। इसकी स्थापना कब होती है, 1981 में। और इसमें हिमालयी नम शीतोष्ण सदाबहार नम पर्णपाती वृक्ष तथा झाड़ियाँ, देवदार, चीड़ और ओक के वृक्ष पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है, तो इसमें जाएगा वानस्पतिक बाग। तो ये XC2 का एग्जाम्पल है, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। यदि बात करें स्वस्थानीय मतलब कि इन सीटू के अंतर्गत, तो इसमें आएगा राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित जैव मंडल मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व, पवित्र उपवन, ये सभी आएंगे। और वनस्पतिक बाग, बीज बैंक, चिड़ियाघर, जीन बैंक, ये सभी XC2 संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। बांदीपुर कहाँ पे है, कर्नाटक में। मानस असम में है। पेरियार केरल में है, लेकिन सिमलीपाल MP में नहीं, ये है उड़ीसा में, तो इसका ऑप्शन डी सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ये प्रसिद्ध है बाघों के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में पक्के वन्यजीव अभयारण्य है, तो ये पक्के या पकवी, तो इसे ये है अरुणाचल प्रदेश में। 2023 तक भारत में जो संरक्षित क्षेत्र है इनकी संख्या की बात करें तो राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क कितने हैं, 106 हैं। सामुदायिक रिजर्व कितने हैं, 220 है। वन्यजीव अभयारण्य 573 है तथा कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, 115। नेक्स्ट है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1996 में। और यह भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क है, तो हो जाएगा जिम कॉर्बेट। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन से जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है, तो इसमें सबसे पहले आएगा संख्या, जनसंख्या से बनता है समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र एंड देन भूदृश्य, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एम स्ट्राइप्स शब्द कभी कभी समाचार में देखा जाता है, ये संबंधित है बाघ अभयारण्य के रख रखाव से। नेक्स्ट है, हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात को उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था, तो यह था कुनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य। कुनो है कहाँ पे, तो यह है MP में। नेक्स्ट है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है, तो हो जाएगा चंबल नदी। नेक्स्ट है, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका संभवतः परिणाम हो सकता है कि कुछ पौधों के परागकण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, तो इसका दूसरा तो सही नहीं है। इसके कारण बर्रों, मकड़ी और पक्षियों की कुछ प्रजातियों के समष्टि में गिरावट भी हो सकती है, तो इसका सही है पहला एंड तीसरा।
नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब होती है? तो ये होती है 1970 में। नेक्स्ट है कीवी की बात करें, कीवी क्या है? तो ये उड़न अक्षम पक्षी है जो कि केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न फसल समूहों में से कौन सा ऐसा समूह है जिसमें कोई फसल या फसलें जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकती है? तो हो जाएगा मसूर, चुकंदर तथा गेहूँ। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक प्रबल संभावना कहाँ है? तो यह है पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यह है वैश्विक ऊष्मन। और वैश्विक ऊष्मन के कारण ही प्रवाल विरंजन से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है हिंद महासागर। प्रेजेंट में विश्व के 58% प्रवाल संकटापन्न स्थिति में भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में उनके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना। और जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग वॉल्टर जी रोजन ने 1985 में किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह प्लवमान मतलब कि फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो हो जाएगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है। नेक्स्ट है भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी मतलब कि डुगोंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह एक शाकाहारी समुद्री जीव है, बिल्कुल सही है। ये भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है, तो पूरे समुद्र तट पर नहीं पाया जाता, इसका दूसरा गलत है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है इसे डुगोन को, तो इसे पहला और तीसरा सही है। यदि हम बात करें डुगोंग की तो गुजरात में, तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी में, पाक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेशनल पार्क में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती रहती है? तो हो जाएगी नामदफा नेशनल पार्क है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है। नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित है? बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये संत कबीर नगर में है। ओखला कहाँ पे है? ओखला की बात करें तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। और सांडी की बात करें तो ये हरदोई में है। तो इसका सही सुमेलित पूछा है तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और यदि बात करें महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य की तो ये बस्ती नहीं, ये है ललितपुर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो बायोस्फीयर रिजर्व का संबंध एडवर्ड सुएस से है, तो इसका ऑप्शन ए ही सही सुमेलित है। इकोसिस्टम का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है एची टांसले के द्वारा। इकोलॉजी का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हाइकल के द्वारा तथा जैव विविधता वॉल्टर जे रोजन के द्वारा। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कौन से नेशनल पार्क में कौन सा वन्यजीव पाया जाता है? तो यदि हम बात करें बांदीपुर की तो ये कर्नाटक में है और ये एक टाइगर रिजर्व है। कांजीरंगा कहाँ पे मिलेगा? असम में मिलेगा और यहाँ पे पाएगा 1 हॉर्न राइनोस पाया जाएगा। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है और ये बायोस्फीयर रिजर्व तथा टाइगर रिजर्व भी है। और सिमलीपाल उड़ीसा में है जो कि एक एलिफेंट रिजर्व भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय प्राणी जाति पर विचार कीजिए। घड़ियाल, चर्मपीट, कुर्म मतलब कि लेदर बैक टर्टल तथा अनूप मृग निम्नलिखित में से कौन से संकटापन्न है? तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और इनसे होकर बहने वाली नदी। जिम कार्बेट जो कि उत्तराखंड में है, इससे गंगा नहीं, इससे रामगंगा नदी होकर बहती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मनास नहीं, इससे बहती है ब्रह्मपुत्र नदी जो कि असम में मिलेगी। साइलेंट वैली केरल में है, इससे कावेरी नहीं, इससे बहती है कुंती पुजा नदी। इसमें कोई भी सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व है और उनकी स्थापना वर्ष है। नीलगिरी की स्थापना कब होती है? 1986 में, जब आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में, इसकी स्थापना होती है 1988 में। सुंदरवन जो कि वेस्ट बंगाल में है, इसकी स्थापना होती है 1989 में। तथा कंचनजंगा इसकी स्थापना होती है 2000 में। और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी से 2012 में। नेक्स्ट है काजीरंगा असम में किसके लिए प्रसिद्ध है? 1 हॉर्न राइनोस के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? इसमें हो जाएगा चिल्का जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? तो ये राष्ट्रीय उद्यानों में नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं? जिसमें हो जाएगा बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस जो कि असम में है तथा सुंदरवन जो कि वेस्ट बंगाल में है। भितरकनिका नहीं है जो कि उड़ीसा में है, तो इसका हो जाएगा 1, 3 एंड 4। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण है तो इन सीटू पद्धति में नहीं आता है, एक्स सीटू में आता है? तो ये हो जाएगा वनस्पतिक उद्यान। ये भी अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के 2 चैप्टर को डिस्कस किया है, कुल 7 चैप्टर जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट 2 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इस सीरीज़ को स्किप नहीं करिएगा।
साथ ही मैंने यूपीपीसीएस तथा आरओ के PYQs भी कराए हैं, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि PYQs बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो और साथ ही यदि सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।